आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर गहराई से बात करने वाले हैं। लेकिन किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह नहीं, बल्कि उस हकीकत के बारे में जो आज मतलब अभी बन रही है। बिल्कुल। हमारे पास ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ हुई एक बातचीत के कुछ नोट्स है, और सच कहूं तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा काम करने, सोचने और शायद जीने का तरीका भी कैसे बदलने वाला है। हाँ, और आज हमारा मिशन यही समझना है कि एआई कैसे एक साधारण चैटबॉट या टूल से आगे बढ़कर एक असली सहयोगी, एक टीममेट बन रहा है। हम देखेंगे कि आज क्या मुमकिन है, रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, और ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं, और इसकी शुरुआत उस एक आइडिया से होती है जो सब कुछ बदल देता है। एआई अब कोई टूल नहीं बल्कि टीममेट है। ये सुनने में एक छोटा सा शब्द बदलाव लगता है। हाँ, बस एक शब्द। लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। एक टूल वो होता है जिसे आप उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और रख देते हैं। एक टीममेट वो होता है जिसके साथ आप मिलकर काम करते हैं, जो आपके काम को समझता है और उसमें योगदान देता है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई है, यह असल में हो रहा है। सही बात है। इसका सबसे ताकतवर उदाहरण सिस्को से आता है। बातचीत में जिक्र है कि सिस्को का एक प्रोडक्ट है एआई डिफेंस, और उसका 100% कोड अब कोडेक्स नाम के एआई मॉडल की मदद से लिखा जाएगा। 100%। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ काम को जैसे 10 गुना तेज करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो काम करने के तरीके की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। जैसा ऑल्टमैन ने कहा, ये ज्ञान के काम के भविष्य की एक साफ झलक है। सोचिए, आपका सबसे स्मार्ट सहकर्मी अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई होगा। इसी से जुड़ा एक लाइट बल्ब मोमेंट भी है जिसका जिक्र हुआ। अच्छा। जब ओपनएआई की टीम कोडेक्स बना रही थी तो पहले कुछ महीने वो इसे एक बहुत ही कमाल के टूल की तरह देख रहे थे। ठीक है। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत तरीके से सोच रहे हैं। इसे एक टूल नहीं, एक टीममेट की तरह सोचना होगा। और ये फर्क बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी से बात करना एक टूल इस्तेमाल करने जैसा है। जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हो, सवाल पूछा, जवाब मिला। हाँ, एक कमांड की तरह। बिल्कुल। लेकिन कोडेक्स के साथ काम करना एक असली सहयोगी के साथ कोडिंग करने जैसा है। आप एक लक्ष्य तय करते हैं और फिर मिलकर उस तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ इंटरफेस का बदलाव नहीं है, ये हमारे और मशीन के रिश्ते को ही बदल देगा। अच्छा, तो यहाँ से असली खेल शुरू होता है। हाँ। अगर एआई हमारा टीममेट है तो इस टीम की हद क्या है, हम कहां तक जा सकते हैं? और यहीं पे ऑल्टमैन एक बहुत बड़ा आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि इसकी ऊपरी सीमा पूरी तरह से एआई कंपनियां हो सकती हैं। एक मिनट, पूरी तरह से एआई कंपनियां? इसका मतलब क्या है? क्या एक एआई प्रोडक्ट भी बनाएगा, उसकी मार्केटिंग भी करेगा और कस्टमर सपोर्ट भी संभालेगा? शायद उससे भी ज्यादा। मतलब क्या भविष्य के स्टार्टअप्स में इंसान सिर्फ शुरुआती आइडिया देने के लिए होंगे? हो सकता है एआई मार्केट में किसी कमी को खुद पहचाने, उसके लिए प्रोडक्ट बनाए, उसे लॉन्च करे और उसे चलाए भी। अरे बाप रे। इंसान का रोल शायद एक सुपरवाइजर या निवेशक जैसा हो जाए, जो बस ये देखे कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। ये सिर्फ काम को ऑटोमेट करना नहीं है। नहीं, ये तो पूरी की पूरी वैल्यू क्रिएशन की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना है। ये सोचना भी अजीब है कि अगली बड़ी कंपनी का सीईओ शायद कोई इंसान हो ही ना। खैर, ये तो शायद थोड़ी दूर की बात हुई। एक और आइडिया है जो आज के ज्यादा करीब है, और वो है एआई को अपने कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल देना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। मैं तो अपने फोन का पासवर्ड भी किसी को नहीं बताती, और यहाँ पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल देने की बात हो रही है। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी उतनी ही जबरदस्त है। ऑल्टमैन ने अपना एक निजी अनुभव बताया। अच्छा। जब उन्होंने पहली बार कोडेक्स को अपने कंप्यूटर का पूरा एक्सेस दिया तो वो इतना उपयोगी साबित हुआ कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया। सिर्फ 2 घंटे में? हाँ, वो कहते हैं कि वो अनुभव बिजली देखने जैसा था। बाद में लोगों ने उन्हें समझाया कि ये सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने एक अलग लैपटॉप रख लिया जब तक कि इसका कोई सुरक्षित तरीका ना निकल जाए। ये अनुभव दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है, और हम इसके लिए अभी कितने तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं रहेगा।
आपका एआई एजेंट आपके लिए रिसर्च कर सकता है, आपके ईमेल का जवाब तैयार कर सकता है, आपकी मीटिंग सुनकर उसके नोट्स बना सकता है। हर वो काम जिसमें दिमाग लगता है। हाँ, और इससे भी एक कदम आगे जाकर सोचें तो ये हमारे सोशल होने के तरीके को भी बदल सकता है। सोशल होने के तरीके को कैसे? एक ऐसे सोशल नेटवर्क की कल्पना कीजिए जहां हम और आप सीधे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे एआई एजेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, वो हमारे कैलेंडर, हमारी पसंद नापसंद को देखकर हमारे लिए मीटिंग्स तय कर रहे हैं या ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए। मतलब बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया पर घंटों बिताकर कुछ दिलचस्प ढूंढूं, मेरा एआई एजेंट आपके एआई एजेंट से बात करेगा और कहेगा, अरे हमारे इंसानों को एक ही विषय में दिलचस्पी है, इन्हें आपस में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, या फिर वो मिलकर किसी समस्या का हल खोज सकते हैं और फिर हमें बता सकते हैं। ये कनेक्शन और सहयोग का एक बिल्कुल नया स्तर होगा। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसे हकीकत बनने से क्या रोक रहा है? और जैसा कि ऑल्टमैन ने बताया, रुकावटें सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास और तेज कंप्यूटर नहीं है। असली रुकावटें कुछ और हैं, जो ज्यादातर हमारी नजरों से छुपी हुई हैं। सही कहा। कुछ रुकावटें तो साफ हैं, जैसे ऊर्जा की जरूरत। इन बड़े बड़े मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली लगती है। हाँ, और चिप्स की कमी। और उन्हें बनाने के लिए जरूरी चिप्स का उत्पादन भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन असली पेच कुछ और जगहों पर फंसा है। ठीक है, तो अगर एआई को अपने कंप्यूटर का पूरा एक्सेस देना इतना ताकतवर है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट तो सुरक्षा और भरोसे की होगी। बिल्कुल, ये तो अपने घर की चाबियां किसी अजनबी को देने जैसा है। बिल्कुल, और यही पहली बड़ी रुकावट है, सुरक्षा और डेटा एक्सेस के बीच सही संतुलन बनाना। अगर हम एआई को खुली छूट देते हैं तो वो बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा भी है। हमें एक बिल्कुल नए तरह के सिक्योरिटी मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। नहीं है। और दूसरी रुकावट जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो हमारे रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर से जुड़ी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये तो ऐसा है जैसे हमने फरारी बना ली, पर सड़कें अभी भी बैलगाड़ी के लायक है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये दूसरी और बहुत दिलचस्प रुकावट है, हमारे मौजूदा सॉफ्टवेयर इस तरह बने ही नहीं है कि इंसान और एआई एक साथ मिलकर उन्हें इस्तेमाल कर सकें। ऑल्टमैन ने स्लैक का उदाहरण दिया। मान लीजिए आप अपने एआई एजेंट से कहते हैं कि वो आपके स्लैक मैसेज पढ़कर आपको एक समरी दे दे। ठीक है, ये तो बहुत काम की चीज है, हर रोज चाहिए मुझे। लेकिन जैसे ही एआई उन मैसेज को पढ़ेगा, स्लैक उन्हें पढ़ा हुआ यानी रीड मार्क कर देगा। ओह, अब जब आप स्लैक खोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मैसेज नया आया है और कौन सा आपने खुद पढ़ा है। मेरा पूरा वर्कफ्लो टूट जाएगा। हमारा हर सॉफ्टवेयर, हमारे ईमेल, हमारा कैलेंडर ये मानकर बनाए कि उसे एक ही इंसान इस्तेमाल कर रहा है। मतलब हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इस एक बुनियादी धारणा पर बनी है कि एक यूजर इज इक्वल टू एक इंसान। हाँ, और एआई इस धारणा को ही तोड़ रहा है। ये तो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बुनियादी कमी है। बिल्कुल। और तीसरी बड़ी चुनौती हमारे कानूनी और हार्डवेयर सिस्टम से जुड़ी है। अच्छा। एक हमेशा चालू यानी ऑलवेज ऑन एआई की कल्पना कीजिए, जो आपकी मीटिंग सुन रहा है या आपके काम करने के तरीके पर नजर रख रहा है ताकि वो आपकी बेहतर मदद कर सके। ये बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, पर हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के परमिशंस और हमारे निजता के कानून, ये सब अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इन सामाजिक और कानूनी ढांचों को बदलना शायद टेक्नोलॉजी बदलने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति में लाता है, जिसे कैपेबिलिटी ओवरहैंग कहा गया है। हाँ, हमारे पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसे पुराने तरीकों से इस्तेमाल करने में फंसे हुए हैं। ये कैपेबिलिटी ओवरहैंग असल में है क्या? कैपेबिलिटी ओवरहैंग का मतलब है एआई जो कुछ कर सकता है और कंपनियां असल में उससे जो काम ले रही हैं, उसके बीच का बहुत बड़ा अंतर। अच्छा। ऑल्टमैन का मानना है कि ये अंतर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। एआई पहले से ही मतलब छोटे मोटे वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है, मुश्किल आर्थिक काम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां अभी भी उसका इस्तेमाल कस्टमर सर्विस चैटबॉट या मार्केटिंग कॉपी लिखने जैसे कामों के लिए ही कर रही हैं। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक सुपर कंप्यूटर हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह कर रहे हो। पर ऐसा क्यों है? अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो कंपनियां इसे पूरी तरह अपना क्यों नहीं रही? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ चैट जीटीपी की ग्रोथ इतिहास में किसी भी ऐप से तेज थी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसे अपनाने की रफ्तार धीमी है। हाँ, और यही इसका दिलचस्प पहलू है। ये रफ्तार धीमी है, लेकिन सिर्फ एआई की अपनी क्षमताओं की तुलना में। अच्छा। अगर हम पिछली किसी भी टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट या मोबाइल फोन से तुलना करें तो इसे अपनाने की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज है।
तो फिर समस्या क्या है? असल में एआई की क्षमताएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमारी और कंपनियों की उसे अपनाने की रफ्तार पीछे छूट जा रही है। संगठनात्मक बदलाव हमेशा धीमा होता है। तो इसका कंपनियों के लिए सीधा सीधा संदेश क्या है? संदेश साफ है। जो कंपनियां एआई सहकर्मियों को अपनाने के लिए अपने सिस्टम, अपनी सुरक्षा नीतियों और अपने काम करने के तरीकों को तेजी से नहीं बदलेंगी, वो बहुत बड़े नुकसान में रहेंगी। ये सिर्फ एक नया टूल खरीदने जैसा नहीं है, ये काम करने की पूरी संस्कृति को बदलने जैसा है। चलिए अब थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। इस पूरे बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और पैसों की जरूरत होगी? क्योंकि ये सब बातें ही तय करेंगी कि ये भविष्य कितना और किसके लिए सुलभ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत बहुत बड़ी है और ऑल्टमैन का मानना है कि दुनिया अभी भी इस जरूरत को बहुत कम आंक रही है। सच में? हाँ, उन्होंने एआई की मांग की तुलना बिजली की मांग से की। ये पूरी तरह से कीमत पर निर्भर है। अगर एआई सस्ता और ताकतवर होता जाएगा तो इसकी मांग आसमान छू लेगी। लोग इसका इस्तेमाल हर छोटी बड़ी चीज के लिए करना चाहेंगे। बिल्कुल, कि वैसे ही जैसे आज हम बिजली का करते हैं। इसके लिए हमें और डेटा सेंटर और पावर प्लांट और एक बहुत मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत होगी। और इन सब का खर्च कहाँ से आएगा? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि आखिर में तो ये सब कुछ पैसों पर ही आके दिखता है। ओपन एआई कई मॉडल्स पर काम कर रहा है। पहला और सबसे साफ है सब्सक्रिप्शन, जैसे चैट जीपीटी प्लस। और ये उनके लिए भी एक हैरानी की बात थी कि लाखों आम लोग हर महीने इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि लोग इसे अब सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक जरूरी चीज मानने लगे हैं। बिल्कुल। दूसरा मॉडल है एपीआई बिजनेस, जहां दूसरी कंपनियां ओपन एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और भविष्य के लिए कोई और मॉडल? भविष्य में विज्ञापन एक मॉडल हो सकता है, खासकर अगर ये बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंचता है। लेकिन एक और मॉडल का जिक्र हुआ जो बहुत दिलचस्प है। क्या है वो? वैज्ञानिक खोज में साझेदारी। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझे, मान लीजिए किसी गंभीर बीमारी का इलाज खोजने के लिए अरबों डॉलर की कंप्यूटिंग पावर चाहिए। ठीक है। कोई एक दवा कंपनी शायद इतना बड़ा आर्थिक जोखिम ना लेना चाहे। ऐसे में ओपन एआई उस कंप्यूटिंग की लागत उस कंपनी के साथ साझा कर सकता है। और बदले में अगर इलाज कामयाब होता है तो उसकी रॉयल्टी में हिस्सा ले सकता है। ये एआई को सिर्फ एक सेवा की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह देखता है। ये तो खेल को पूरी तरह बदल देने वाला आइडिया है। ये इंसेंटिव को एक बिल्कुल नए तरीके से जोड़ता है। बिल्कुल। तो आज हमने एआई के सफर को एक अलग नजरिए से देखा, एक टूल से टीममेट बनने तक का सफर। हमने इसकी लगभग असीम संभावनाओं को छुआ, एआई कंपनियों से लेकर एआई सोशल नेटवर्क्स तक, और साथ ही उन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी रुकावटों को भी समझा जो इसके रास्ते में खड़ी हैं। जैसे हमारे स्लैक का डिजाइन। हाँ बिल्कुल। और अगर हम आगे देखें तो सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये मॉडल्स बहुत तेजी से बेहतर हो रहे हैं। ऑल्टमैन का अनुमान है कि सिर्फ इस साल के अंत तक इनमें 10 गुना तक सुधार हो सकता है। 10 गुना? ये बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी। वहीं सबसे बड़ा खतरा दुनिया में बढ़ती अस्थिरता और सप्लाई चेन में रुकावटें हैं जो इस तरक्की को धीमा कर सकती हैं। आज की बातचीत से एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है। हमने देखा कि कैसे हमारे सॉफ्टवेयर जैसे स्लैक सिर्फ इंसानी इस्तेमाल के लिए बने हैं। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में और क्या क्या है? हमारी आदतें, हमारी मीटिंग करने का तरीका, हमारी बातचीत का ढंग, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग के लिए डिजाइन किया गया है। सही बात है। और जब हम अपनी इस दुनिया को एक ऐसी गैर मानवीय बुद्धि के साथ साझा करना शुरू करेंगे जो हमारे साथ हमारे बगल में बैठ के काम करेगी, तो हमें किन चीजों को जड़ से बदलना होगा।